नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज मैं आपको राज्यों का पुनर्गठन के अध्याय के बारे में बताऊंगी। यह जो स्थिति है देशी रियासतों के विलय के उपरांत उत्पन्न हुई। यहाँ हमें इस समस्या पर विचार करना आवश्यक है कि प्रांतों के पुनर्गठन की समस्या क्या थी। स्वतंत्रता के पूर्व जो प्रांतीय व्यवस्थाएं थी, यदि हम उनके बारे में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत असमान प्रांतीय इकाइयों में बटा हुआ था। बम्बई प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात के भूभाग शामिल थे। मद्रास के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल थे। बंगाल प्रांत में पूर्वी पाकिस्तान बनने के कारण उसका आकार छोटा हो गया था। अभी भी इसमें असम और पूर्वोत्तर के राज्य सम्मिलित थे। पंजाब प्रांत का विशाल हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। इसके उपरांत पंजाब में हिमाचल, पेप्सू, दिल्ली एवं हरियाणा के भूभाग बचे हुए थे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भाषाई और सांस्कृतिक आधारों पर प्रांतों के गठन की आवश्यकता प्रजातांत्रिक व राष्ट्रवादी विचारों के भी अनुकूल थी। साथ ही में इसमें भौगोलिक आधार को भी महत्व प्रदान करना आवश्यक था। देशी रियासतों के विलय से नए प्रांतों का जन्म हुआ, जिन्हें एक सुदृढ़ और संगठित स्वरूप प्रदान किया जाना अभी शेष था। सबसे पहले हम देखते हैं कि देशी रियासतों के विलय से क्या जो प्रादेशिक विलय से प्रादेशिक जो असंतुलन उत्पन्न हुआ था वो किस तरह का था। प्रादेशिक पुनर्गठन की समस्या रियासतों के विलय के कारण भी उत्पन्न हुई थी। विलय के पश्चात उपयोगी प्रशासनिक और आर्थिक इकाइयों का विकास किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। अनेक जो रियासतें थीं उनका आकार इतना छोटा था कि इस आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उनका विकास संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन छोटी इकाइयों का पृथक अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं था। अतः इस समस्या के समाधान के लिए रियासतों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में उन रियासतों को रखा गया जो एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर आदि। दूसरी श्रेणी में वे रियासतें सम्मिलित थी जो पृथक इकाई बनने के लिए अनुपयुक्त थी, तो उनका विलय पड़ोसी प्रांतों में कर दिया गया। उदाहरण के लिए उड़ीसा की 39 रियासतों को उड़ीसा प्रांत का अंग बना दिया गया एवं छत्तीसगढ़ की अनेक लघु रियासतों का विलय मध्य प्रांत में कर दिया गया। इसी प्रकार गुजरात और काठियावाड़ की सभी रियासतों को बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न रियासतों को मिलाकर नए प्रांतों अथवा प्रदेशों का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों को मिलाकर पेप्सू प्रदेश बनाया गया। पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतें क्रमशः अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसी क्रम में राजपूताना की विभिन्न रियासतों को मिलाकर राजस्थान प्रांत का गठन किया गया। शेष बची हुई रियासतों को मिलाकर कुछ केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए गए। रियासतों के विलय के प्रांतों के पुनर्गठन के बारे में कांग्रेस की नीति यह थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। संविधान सभा में भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था, तो संविधान सभा ने 1948 में ही एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। अतः संविधान सभा ने भाषाई सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद जन भावना जो थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आंदोलित थी।
विशेषकर दक्षिण भारत में भाषा की समस्या राजनीतिक रूप धारण कर चुकी थी और वहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। भाषा विवाद से उत्पन्न जो समस्या थी, इसके समाधान के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन जयपुर में दिसंबर 1948 में आयोजित हुआ था, उसमें एक 3 सदस्यीय समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया थे, इनकी कमेटी गठित की। इस समिति को 1948 में ही जो धर समिति गठित की गई थी, उसके आधार पर अंतिम अनुशंसाएं करने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने भी राज्यों के भाषाई आधारों को निरस्त कर दिया। अतः कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद दक्षिणी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आंदोलन निरंतर रूप से उग्र होने लगा। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने के बाद भारत के संविधान में भी राज्यों के पुनर्गठन पर कुछ व्यवस्थाएं की थी। संविधान के अंतर्गत 28 राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इन राज्यों को क्रमशः A, B, C 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया। राज्यों का यह श्रेणी विभाजन उनके आकार के अनुसार था। जो नई प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयां बनी थी, उनके गठन में एक बात स्पष्ट थी कि देशी रियासतें अस्तित्वहीन हो गई थी। दूसरा, संविधान में राज्यों के पुनर्गठन में जातीय, भाषाई इन आधारों को महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि प्रादेशिक और प्रशासनिक विभाजन को आधार बनाया गया था। लेकिन अभी भी जो, जैसा कि इस समय तक दक्षिण भारत में जो स्थिति थी, वो प्रादेशिक गठन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वालों का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस मांग का समर्थन तेलुगु भाषी मध्यम वर्ग कर रहा था। आंध्र प्रदेश में एक विशेष बात यह हुई कि तेलंगाना के किसान आंदोलन को शांत करने के लिए विशेष छूट दी गई थी, जिससे कि सरकार को जन समर्थन प्राप्त हो सके। उनको दी गई छूट से प्रभावित होकर भाषाई राज्य हेतु प्रजातांत्रिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस के मद्रास संगठन का सक्रिय सदस्य था, जिसका नाम पोट्टी श्रीरामुलु था, उसने सितंबर 1952 में नए आंध्र प्रांत के निर्माण के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया। अक्टूबर 1952 के अंत तक उसने जो है आमरण अनशन प्रारंभ किया और 15 दिसंबर 1952 को उसकी 58 दिन चली लंबी भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई। श्रीरामुलु की मौत के पश्चात आंध्र में जो है सर्वत्र जनाक्रोश की स्थिति हो गई। प्रदर्शन और जुलूसों का तांता लग गया। कारखानों में हड़ताल हो गई। 4 दिन तक लगातार दंगे, प्रदर्शन, हड़ताल चालू रहे। अनेक जगह पर खुलकर हिंसाएं हुई। पुलिस की गोलियों से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार ने 19 दिसंबर 1952 को आंध्र राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि यह नया राज्य 1 वर्ष की अवधि अर्थात अक्टूबर 1953 में अस्तित्व में आया और इसके अस्तित्व में आने के साथ ही तमिल भाषी राज्य के रूप में तमिलनाडु का अस्तित्व आया। इस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिसे कि प्रारंभ में कांग्रेस और संविधान सभा नकार रहे थे। आंध्र प्रदेश आंदोलन की सफलता से अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्धारण के आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। बार बार प्रशासनिक क्षेत्रों और सीमाओं के पुनर्निर्धारण से देश में आंतरिक अस्थिरता पैदा होने का भय था। अतः नेहरू जी स्वयं इस प्रक्रिया के विरोधी थे, लेकिन वे
जनतांत्रिक भावनाओं को भी कुचलने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए मई 1953 में कांग्रेस कार्य समिति ने राज्यों के पुनर्गठन का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेष सरकारी आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया और अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त कर दिया गया। इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग को यह कार्य दिया गया था कि वो पुनर्गठन से संबंधित सभी पक्ष, भाषा, संस्कृति, जातीय, जनजाति सभी को ध्यान में रखकर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। आयोग को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा वह बहुत विकट थी, क्योंकि इसके 2 वर्ष के कार्यकाल में इसे भारी जनविरोध का सामना करना पड़ा। इसके समक्ष प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल, जुलूस इत्यादि की बाढ़ आ गई थी। विभिन्न भाषाई समूह एक दूसरे से टकराने लगे थे। कुल मिलाकर स्थिति अशांत हो गई थी। इस अशांत वातावरण में कार्य करना आयोग के लिए चुनौती भरा काम था। फिर भी इस आयोग ने अपना कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसने भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुशंसा की। इस आयोग की रिपोर्ट पर देश के कई भागों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके बावजूद इसकी सिफारिशों के आधार पर 31 अगस्त 1956 को एक विधेयक संसद में रखा गया और यह विधेयक 1 नवंबर 1956 को कानून बन गया और इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों का गठन हुआ। पूर्व में जो हैदराबाद राज्य था उससे तेलंगाना क्षेत्र लेकर आंध्र को दे दिया गया। ट्रावनकोर कोचीन में पूर्व मद्रास प्रांत के मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल बना दिया गया। बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और कुर्ग के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मैसूर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। पूर्व हैदराबाद रियासत के जो मराठा भाषी क्षेत्र थे बम्बई प्रांत को दे दिए गए और पेप्सू का विलय पंजाब में करके नया राज्य बनाया गया। इसी तरह से अजमेर मेरवाड़ा, जिसे कि सी श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका राजस्थान में विलय कर दिया गया। इसके साथ ही आबू का क्षेत्र बम्बई प्रांत से लेकर राजस्थान को दे दिया गया। अब हम देखते हैं कि 1956 के इस पुनर्गठन के बाद क्या स्थिति थी। पुनर्गठन का यह विधेयक लागू होने के बाद भी मामला जो है राज्यों के पुनर्गठन का नहीं सुलझा। राज्यों के गठन के लिए संघर्ष जारी रहे। विशेष रूप से बम्बई, असम और पंजाब प्रांतों में भाषाई विभिन्नता व्याप्त रही। 1956 में किए गए इस पुनर्गठन से जनता भी संतुष्ट नहीं थी। 1956 के आम चुनाव में कांग्रेस को सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कांग्रेस ने जो है विशेषकर बम्बई प्रांत में, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से उस वर्ष इंदिरा गांधी ने बम्बई प्रांत के संदर्भ में फिर से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया और अंत में केंद्र सरकार ने 1960 में बम्बई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात 2 भागों में बांट दिया। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी। इस प्रकार मराठी और गुजराती भाषा पर आधारित राज्य अस्तित्व में आए। पंजाब प्रांत के संबंध में भी भाषाई आधार लागू करने की आवश्यकता थी। पंजाब की जनसंख्या मुख्य रूप से 2 भाषा, हिंदी और पंजाबी बोलने वालों से युक्त थी। भाषा का विभाजन धर्म पर आधारित नहीं था, क्योंकि कुछ हिंदू पंजाबी बोलते थे और कुछ सिख हिंदी। भाषा का प्रश्न अकाली दल के कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा बन गया। अकाली दल के नेताओं के दबाव में भारत सरकार ने 1949 में
पंजाब को 2 भाषाओं वाला प्रांत घोषित कर दिया गया। इसके अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाली जनसंख्या की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिंदी और पंजाबी बोलने वालों के लिए माध्यम पंजाबी माना गया। जब द्विभाषाई आधार को स्वीकार कर लिया गया तो दोनों भाषाओं के आधार पर 2 स्वतंत्र राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। 1951-52 के आम चुनाव में अकाली दल ने पंजाबी भाषा के लिए पृथक राज्य के निर्माण का नारा दिया, परंतु अकाली दल बुरी तरह से पराजित हुआ। 1956 में पंजाब के पुनर्गठन के समय पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया था। इससे 3 भाषाई समूह पंजाबी, हिंदी एवं पहाड़ी पंजाब की जनसंख्या संरचना का अंग बन गए थे। पंजाब में जनसंघ ने हिंदी और अकाली दल ने भाषा के आधार पर पृथक राज्य के गठन की मांग दोहराई थी। इसको शांत करने के लिए सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला। ये फार्मूला था कि पंजाब सरकार एवं विधानसभा के साथ जुड़ी हुई 2 प्रादेशिक परिषदों का गठन किया गया, एक पंजाब और दूसरी हरियाणा के लिए। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा और अंत में 1966 में भाषाई आधार पर 2 नए राज्यों पंजाब एवं हरियाणा का गठन कर दिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। संयुक्त पंजाब की राजधानी और नवनिर्मित चंडीगढ़ शहर को केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 1966 से ही चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया गया। पुनर्गठन के जो अधिकांश मसले थे वो इस समय तक समाप्त हो गए थे, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में अभी भी भाषाई और राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे जीवित थे। विशेषकर असम प्रांत में बंगला एवं असमी भाषा का विवाद था। साथ ही असम में जो पहाड़ी क्षेत्र थे, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, इन आदिवासी समूहों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न थी। 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही इन आदिवासियों के पृथकतावादी आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। 1960 में असम विधानसभा में जब असम को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया तो असम में भाषाई दंगे फूट पड़े। प्रमुख संघर्ष बांग्ला भाषियों एवं असमी भाषियों में था। सभी जगह बंगालियों पर एक साथ हमले किए गए, उनके घर लूट लिए गए और बंगालियों को कछार और बंगाल में शरण लेनी पड़ी। इसी तरह जनजातीय समूह जो थे वे भी असम की भाषा नीति के विरोधी थे। 1963 में नागालैंड राज्य स्थापित हुआ। उसके पश्चात मिजोरम एवं मेघालय अस्तित्व में आए। इन जनजातीय राज्यों की आम भाषाएं तो जनजातीय भाषा ही रही, किंतु राजकीय भाषा अंग्रेज़ी बन गई। त्रिपुरा राज्य का गठन मुख्यतः बंगला भाषी जनसंख्या के आधार पर किया गया। मणिपुर की भाषा मणिपुरी ही रही। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 1950 से 1966 के दौरान भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य लंबी उथल-पुथल के बाद ही पूर्ण हो सका। इसके बाद भी भाषाई, जनजातीय एवं आर्थिक आधारों पर राज्यों के पुनर्निर्माण की मांग निरंतर चलती रही। हाल ही उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों का गठन भौगोलिक, भाषाई एवं जनजातीय आधारों पर हुआ। धन्यवाद। चलो जी, अब पंखा चालू कर दो। गर्मी लग रही है बच्चा, अब हम इसको सुनते नहीं हैं, बस हम इतना से टाइप कर लेते हैं। माँ को सद्बुद्धि दो, माँ को शक्ति दे, माँ को नीट का पेपर निकाल ले। माँ मुझे बिठा देना। मुझे ऐसा लगता है मेरा है ना रिजल्ट जानबूझ के नहीं दिया। क्या मेरा अच्छा है क्या पेपर? जैसे ईएनटी वाला क्वेश्चन है ना, ये सही है, ये सही है, ये गलत है ना, ये गलत है। 50-50% तो फिर से बॉर्डर पे टकराओ। यदि बॉर्डर पे टकरा होगा 15-20 हज़ार के बीच में तो आराम से नीट में 10 हज़ार के आसपास आ सकता है।
जैसी हरी इच्छा। हरि की इच्छा पूरी करने के लिए हरिजन को प्रयास करना पड़ेगा। का हरिजन शुद्ध खून का ब्राह्मण। हरिजन का मतलब वो नहीं है। हरिजन मतलब यार तो ऐसे मत सोच यार। आप हमसे हमारा गुरु ही छीन रहे हैं। यही तो है हमारे पास, और बचा ही क्या है। 8-10 बच्चे करूँगा, 4 को शंकराचार्य बनाऊंगा, चारों मटके। बाकी बच्चे 6, उनमें से 1 को बनाऊंगा IAS, 1 को वकील, 1 को IPS, बाकी 3 डॉक्टर। मैं 1 इंजीनियर भी ठीक है, 2% लाया। और जरूर थोड़ी लाए यार 2%। आपकी माँ पे गया तो लाएगा तो कम चल